सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। पीटीआई की 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है उसकी तरह सिविल नाफरमानी की तहरीक और हुकूमत से बातचीत भी मुअम्मा बनती जा रही है। वो जो कहा जाता है कि जितने मुँह उतनी बातें, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन बातों में कोई बात दिल को नहीं लग रही। कोई मशरिक़ की बात करता है और कोई मगरिब की बात कर देता है। पहले पीटीआई का कहना था कि हुकूमत से बातचीत नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ उनसे होगी जिनके पास असल ताकत, असल कुव्वत है। और जिसके बाद पीटीआई ने अपने बयानिए में लचक लाते हुए मुज़ाकरात का डोल है वो डालने पर आमादगी का इजहार कर दिया। और पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ये कहते पाए गए कि जी खाकी क्या, फरिश्तों से भी बातचीत के लिए हम तैयार हैं। पीटीआई रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये रहा है कि हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही हमें कोई शौक़ है। और कुछ फरमा रहे हैं कि जी बातचीत हुई थी। अब एक निजी न्यूज़ चैनल के टॉक शो में पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने एक इंकशाफ किया। मुज़ाकरात हुए और 15 से 20 दिन में बानी पीटीआई की रिहाई की पेशकश भी हुई थी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब साहब का उनका आज ये भी कहना था कि हुकूमत संजीदा होगी तो मुज़ाकरात होंगे। ये भी कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ है। मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीटीआई की खूब क्लास ले रही है। पीपल्स पार्टी पीटीआई के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। तंज ताने कसी जा रही है कि ये तो सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं थे, अब मिन्नतें तरले कर रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने गुज़िश्ता दिनों सेनेट में अपने खिताब में पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा कि अब आप लोगों के फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका है। 9 मई को आपने जो किया वो किसी पार्टी ने नहीं किया। और पीटीआई वाले रोज़ बयानियाँ बदलते हैं, ये सिविल नाफरमानी की बात करते हैं और मुज़ाकरात की भी बात करते हैं। मुज़ाकरात के लिए यकतरफ़ा शराइत नहीं हो सकती। मुल्क इस वक्त नाजुक मरहले पर है और पीटीआई को अपने किए पर माफ़ी मांगना पड़ेगी। पीटीआई पर कड़ी तनकीद करने वाले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कौमी असम्बली में मुज़ाकरात के वो बाकायदा हामी दिखाई दिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत को मुखातिब करके कहा कि आपकी मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से एक संजीदा पैगाम आना चाहिए। हम उस पैगाम पर वज़ीर आज़म से बात करेंगे। मौजूदा हालात में सियासी डायलॉग ही आगे लेकर जा सकते हैं। अब यूँ लगता है कि जो सियासी दर्जा हरारत है वो गिरने लगे और दोनों जानिब से मुज़ाकरात के हामी रहनुमा आगे आ रहे हैं। लेकिन दोनों बल्कि तीनों जमातों में कुछ ऐसे सख्त मिजाज, आप हार्ड लाइनर्स कह लें, वो मौजूद हैं जो मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हैं और ये ज़िद कह लें हर धर्मी किसी भी तरह पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। सियासी रहनुमा मुकालमे से आपको पता है कि राह फरार इख्तियार नहीं करते हैं। मुश्किल से मुश्किल सूरत हालात हो तब भी मिल बैठते हैं और कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हल निकाल कर ही उठते हैं। और इसीलिए जो रहनुमा हैं वो भी कहलाते हैं कि जिनको रहनुमा कहा जाता है। मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है उससे एक और हैरत अंगेज़ ख़बर पंजाब से आ रही है जी, जिसके ज़िक्र से पहले मैं उन हस्ती का जिक्र करना चाहूँगी जिनके कंधों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत की रहनुमाई की ज़िम्मेदारी आ पड़ी थी। मेरी मुराद यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। वो कपड़े की तिजारत करते थे और उसी से उनके घर का निज़ाम चलता था। जब खलीफा बनाए गए तो रोज़ की तरह चंद चादरें लिए बाज़ार में फ़रोग़ के लिए चल पड़े। रास्ते में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। उन्होंने खलीफा से पूछा, जनाब कहाँ चले हैं? फरमाया कि बाज़ार जा रहा हूँ कि कुछ चादरें बेचकर रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अगर आप तिजारत में मशगूल हो गए तो खिलाफत के काम का क्या होगा? जिस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने सवाल किया कि फिर अहलो याल को कहाँ से खिलाऊँगा? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सोच में पड़ गए कि वाकई ये मसला तो है। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर उस मसले का हल निकालने के लिए 9 मुंतखब खलीफा के साथ हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए, जहाँ मुशावरत से हल ये निकला कि खलीफा और उनके जो अहलो अयाल हैं उनके लिए बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अमीरुल मोमिनीन और उनके अहले खाना की ज़रूरियात के लिए वजीफ़ा कितना हो, जिस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जितना मदीने का एक मज़दूर कमाता है मेरे लिए भी उतना ही वजीफ़ा मुनासिब रहेगा। इस राय पर खलीफा के दोनों दोस्त सोच में पड़ गए और कहा कि ये रकम तो कम पड़ेगी, जिस पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर ये रकम एक मज़दूर के घर के लिए काफ़ी है तो खलीफा के लिए भी
काफ़ी होनी चाहिए। अगर खलीफा का गुजारा नहीं होता तो फिर ये सोचा जाए कि मजदूर का गुजारा कैसे होता होगा। तारीख के रोशन बाब में मौजूद ये वाक़या मुझे कल पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे पर याद आया। पंजाब के वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने एक बिल पेश किया जिसकी ऐवान में बराए नाम मुखालफत हुई। उस बिल के मुताबिक पंजाब असम्बली के जो मुस्तहिक, गरीब, नादार और ख़त गुरबत से नीचे गुजारा करने वाले अरकान असम्बली की तनख्वाह बैठे बिठाए लाखों रुपए कर दी गई। बिल की मंजूरी के बाद हर रुकने पंजाब असम्बली की माहाना तनख्वाह 1,76,000 रुपये से बढ़कर 4 लाख रुपए हो जाएगी, जबकि सूबाई वज़ीर की तनख्वाह 1 लाख रुपए से बढ़कर 9,60,000 रुपये हो जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली उनसे भी 1.25 लाख रुपए की बजाय 9.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वसूल करेंगे, जबकि डेप्यूटी स्पीकर साहब भी आइंदा 1,20,000 नहीं बल्कि पूरे 7.25 लाख रुपए का चेक लिया करेंगे। इस बहती गंगा में भला पार्लिमानी सेक्रेटरीज क्यों हाथ ना धोने से रह जाते। सो उनकी जो तनख्वाह है वो भी 83,000 रुपये से बढ़ाकर 4,51,000 और वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी और मुशीरों की जो तनख्वाह है वो भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 6,65,000 रुपये कर दी गई। इस पर पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद ने सवाल उठाया कि क्या ये इजाफे रूल्स के मुताबिक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी, जब भी अरकान की जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा किया जाता है तो ऑपोजिशन से मुशावरत नहीं की जाती। मरीम नवाज़ साहिबा, माना कि महंगाई में कमी हुई है, माशी सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लाहौर, जेहलम या गुजरांवाला में कहीं तेल के ज़खायर बरामद हो गए हों या फिर ख्योड़ा में नमक की कान ने सोना झाड़ना शुरू कर दिया हो। हमें तस्लीम है कि अरकान असम्बली की जो तनख्वाहें हैं वो कम हैं, बल्कि बहुत कम है। लेकिन आप ज़रा मालूम कीजिए कि कितने अरकान असम्बली का गुजारा सिर्फ तनख्वाह पर हो रहा है। सब माशाल्लाह बिजनेसमैन है, कोई जागीरदार है और खाते पीते घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें से मेरे ख्याल से किसी पर भी ज़कात या फिर सदका जायज़ नहीं है। ज़रा आप उन लोगों का सोचें जो दाता साहब पर लंगर की लाइन में लगे मिलते हैं। लोगों के लिए आज भी बिजली गैस के बिल अजाब हैं। सब छोड़ दें आप। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कम से कम माहाना जो उजरत है वो 37,000 रुपये भी खुशकिस्मतों को मिल रही है। आपने उन बेचारों की फ़िक्र करनी थी, उनके लिए काम करना चाहिए आप लोगों को। और आपने तो अपना ही ये जो बेड़ा पार लगा लिया, सियासतदानों ने। तनख्वाह कम थी, बढ़ाना ज़रूरी था। बिजली गैस के जो बिल हैं वो तंग कर रहे थे तो 50-60 हज़ार रुपये बढ़ा लेते, चले लाख 1.25 रुपये बढ़ा लेते। 5-5 लाख रुपये यकमुश इजाफे कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। अब ज़रा रुख कर लेते हैं मुल्की मंजरनामे से हटकर आलमी मंजरनामे का। आम का कंट्रोल संभालने के बाद जेलों से कैदियों के साथ साथ से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आ रही हैं, जिन्हें सुनकर यकीन नहीं आता कि कोई इंसान ऐसा सफाक भी हो सकता है। और ये जो हौलनाक कहानी है उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक दुनिया की जो भयानक तरीन जेलों हैं उनमें से एक जेल से है, जहाँ 1,20,000 कैदी ठोंसे गए थे। उस जेल को इंसानी मज़बा खाना भी कहा जाता है। और इस जहन्नुम में 4 साल गुजारने वाले एक कैदी नूरी हमूद ने अल जज़ीरा न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम को जेल का दौरा कराया और अपनी बैरक तक लेकर गया। उसने बताया कि मुझे 6 जुलाई 2021 को यहाँ लाया गया था और 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। यहाँ हमें 4 दिन बाद पानी मिलता था जिसे हम प्लास्टिक की थैली में महफूज करके रखते होते थे और हम अक्सर नमाज़ पढ़ते होते थे ताकि बारिश हो और स्पेशल हम दुआ करते थे और हमारी बैरक के दरवाजे से बारिश का जो पानी है वो अंदर आ जाता। जब बारिश होती जिसके लिए हम स्पेशल नमाज़ पढ़ते थे, दुआ करते थे और पानी जब आता तो हमारी ईद हो जाती। हम फ़र्श पर मुँह लगाकर जानवरों की तरह पानी पीते और अपनी चादरें, कपड़े उसमें भिगो कर रख देते और फिर उन्हें निचोड़ कर बाकायदा प्यास बुझाते। और उनके मुताबिक बैरक में हम 20 कैदी थे। हमें 4 से 5 दिन तक भूखा रखा जाता था, जिसके बाद खाने के लिए 5 टमाटर दिए जाते थे। ज़रा सोचें नाज़रीन कि 20 अफराद के लिए 5 टमाटर। गुज़िश्ता रोज़ ही माजूल मफरूर शामी सदर बिशारुल असद का बयान सामने आया है और उन्होंने मुल्क छोड़ने का सोचा भी नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा। और वो आखिरी दम तक दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते थे। ये तो रूस ने उन्होंने कहा इनखला की दरख्वास्त की थी और वो चले आए। बिशारुल असद साहब, आप रूस का एहसान ना लेते, वो आपका वतन था, आपका जो ख़ानदान है 50 बरसों से हाकिम था। आप कुछ तो नमक का हक अदा करते। आपका मुल्क छोड़ने का कोई इरादा नहीं था तो वतन वापसी का इरादा कर लीजिए, आ जाए वापस। किसने रोका आपको? जहाँ बकौल आपके दहशत गर्दों का कब्जा है। लेकिन माजरत के साथ आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स
और आने वाली वीडियोस फुटेजेस में दहशतगर्दों का वालेहाना अवामी इस्तकबाल और जेलों की जो फुटेजेस हैं वो ये बता रही हैं कि दहशतगर्दों और कातिलों के जत्थे तो आपने खुद पाल रखे थे और इसीलिए अवाम की जो शदीद नफरत है वो आपका मुकद्दर बनी है। अब जो शाहाना जिला वतनी है उसमें शाहाना माजी की यादें उम्र गुजारने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी होंगी और दुनिया के आमिरों के लिए भी सबक कि तख्त के तख्ता होने में वक्त नहीं लगता। आपसे मुलाकात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, राना एहसान अफजल साहब और अहमद उवैस साहब। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, कौमी असम्बली में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, यानी हम कह सकते हैं कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, आज जो अच्छी बात हुई हुकूमत की तरफ से, जो कि एक ऐसा तासुर दिया जा रहा था कि हुकूमत बातचीत नहीं कर रही और इन्होंने ऑफ़र दिए। देखें तो राना साहब ने आज बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि अभी तक हुकूमत के साथ किसी ने राब्ता नहीं किया। बिल्कुल मीडिया में ये कहा गया है कि हमने कमेटी बना दी है और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जिसने आना है वो आ जाएं। तो हुकूमत की तरफ से आया है कि आप जब राब्ता करेंगे ऑफिशियली तो उस बात को फिर हम आगे लेके जाएंगे वज़ीर आज़म के पास, स्पीकर के पास। और जो तो उन्होंने एक रास्ता जो है वो दे दिया है कि अगर आपने बातचीत करनी है तो ऑफिशियली फिर आप राब्ता करें और जब ऑफिशियली राब्ता होगा तो उस मामले को फिर आगे जो है वो ले जाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अब जो बॉल है वो जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके कोर्ट में। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ अहमद उवैस साहब। फिर अभी क्या हो रहा है, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और वैसे तो अच्छी बात जो है, जो बड़ी गर्मा गर्मी है, थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएगा और मुल्क के वसीतर मुफाद में भी यही कि आप लोग दोनों पार्टियां मिलकर बात करें, मामला को तय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक बात है, अभी राना साहब ने जो बात की है, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि देखिए, जब एक टीम बन गई या वो भी तैयार हैं तो जब तक हुकूमत मैग्नेनिमिटी नहीं दिखाएगी ये बात नहीं शुरू। ये ना सिर्फ ये की बात है, ये पाकिस्तान के हवाले से कह रहा हूँ, सारी दुनिया में जब भी अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात होते हैं उसमें पहल जो है वो हुकूमत ही को करनी, मैग्नेनिमिटी हुकूमत को दिखानी होती है। मैंने आगे भी कई दफा इनके सामने भी जिक्र किया इस बात का कि जरा सी अपनी रिसेंट पास्ट हिस्ट्री पे पहले आप में ट्रेन ना छूट जाए। नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन तरीकेकार यही है कि मैग्नेनिमिटी हुकूमत को दिखानी होती है ना, क्योंकि हुकूमत के पास रिसोर्सेज होते हैं, स्टेट मशीनरी सारी उसके डिस्पोजल पे होती है। इसलिए अगर वो इगोइस्टिक एटीट्यूड रखेंगे तो फिर ये मुज़ाकरात कभी नहीं होते कि जी वो बात करेंगे तो हम बात करेंगे, तो फिर वो डेडलॉक चलता रहेगा इसी तरह से। और डेडलॉक का नुकसान जो है वो मुल्क को पहुंचेगा और मुल्क को पहुंचेगा तो हुकूमत को बहुत ज्यादा पहुंचेगा। बहरहाल ये अच्छा है कि ये एक जो बर्फ पिघलने लगी है, लेकिन इसको कुछ थोड़ा सा इसमें कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है जो कर देनी चाहिए। इसमें अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूं, जी प्लीज। देखें, इसमें अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूं तो राना साहब ने तो ये भी तजवीज़ दी कि जो स्पीकर ऑफ द हाउस हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो किसी जमात के नहीं होते, वो पूरे हाउस के कस्टोडियन होते हैं। आप उनको रीच आउट कर लें। अगर ऑफिशियली आपने एक बयानबाजी चल रही है और उसके अंदर भी जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनके मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। अब शेख वकास अकरम जो इनके सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हम तो बातचीत करने में अभी भी हम इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, जो और इनसे नहीं, ये 2-3 दिन पुराना इनका बयान है। तो इनके मौक़िफ़ भी तब्दील होते रहे हैं। तो अगर ऑफिशियली ये बातचीत करना चाहते हैं और इनको कोई परेशानी है या कोई मुश्किल है कि ये हुकूमत से के किसी लीडर से रब्ता नहीं करना चाहते, तो यहाँ तक तजवीज़ दी गई है कि आप स्पीकर से रब्ता कर लें। और जब आप स्पीकर से रब्ता करेंगे, वो न्यूट्रल हैं, तो उसमें तो आपको कोई बात नहीं होनी चाहिए, तो ये मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन राना साहब, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये वही फिर ईगोइस्टिक एटीट्यूड है कि जी वो आए, वो रब्ता करें, फिर ये सोचेंगे और देखेंगे। ये इस बात में आगे भी नुकसान होता ही रहा है। मुल्क को अगर हम सामने रखें तो अब भी जो है, अगर किसी तरीके से ये मामला शुरू होने लगा तो कोई हर्ज नहीं है, कोई पहल अगर हुकूमत भी कर लेगी तो कोई हुकूमत को कोई नहीं कहेगा कि भी आपकी कोई आंख नीची हो गई। बहरहाल ये मैं तो अभी अपना इस माई ओन कमेंट्स, बाकी तो मामला
चलने हैं वहाँ पे और इनके दरमियान होंगे और जैसे भी हो जाएं, लेकिन निगोशिएशन के टेबल पे आना एक अच्छी बात है, स्टिल होल्ड। अच्छा राना साहब, खैर लेकिन अहमद वैसा साहब इतनी बात मानेंगे कि आपकी पार्टी में भी कुछ लोगों की ये मसला है कि वो बिल्कुल पार्टी की लाइन पता नहीं ले रहे होते हैं, कोई भी बयान ऐसा दे देते हैं, सब अपनी अपनी बोलियां बोल रहे होते हैं, तो फिर सारी बातें तनकीद का निशाना पार्टी ही बनती है। अगर क्या ही बेहतर हो कि तमाम लोग एक पेज पर हों, जब भी एक राय दी जाए तो सब अपनी अपनी राय का इजहार ना कर रहे हैं। देखिए अभी आपने 2 दिन पहले की 3 दिन पहले की बात है, जब ये बातचीत का दोबारा से शुरू हुआ कि शायद को बातचीत होने लगी है, तो सेनेट की मीटिंग के अंदर इसहाक डार साहब ने बड़ी गुस्से में बड़ी शक्लें बनाकर बड़े गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि जी ये तो जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक फलां से माफ़ी नहीं होगी, जब तक 9 मई के हवाले से ये माफिया नहीं मांगेंगे, हम इनसे बात भी करने को तैयार नहीं। ये खड़े होकर ये सबने सुना होगा, ये वो लाइव दिखाया भी गया था। ये तरीकेकार नहीं है, ये गुफ्तगू का अंदाज जो है ये वो हालात बनाने होते हैं। अगर इस तरह से ही समझेंगे ये करके टांग ऊंची रख के बात करेंगे तो कभी कभी सर, लेकिन आप लोग जो शराइत रख रहे हैं वो क्या हुकूमत के लिए एक्सेप्टेबल होंगी? जिस तरह आपने बानी की रिहाई के हवाले से शर्त रखी, इस तरह के मामलात पे हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? मैं राना साहब से भी ज़रा बात करूंगी, लेकिन इस तरह की शराइत पे अमल करना आसान होगा? जी क्या कहा आपने? आप लोगों की जिस तरह शराइत है ना कि मैंडेट की जो वापसी, इसके अलावा फिर बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई, इन शराइत पे अमल करना हुकूमत के लिए मुमकिन होगा? बात यह है कि जिस वक्त वो आते हैं ना, उनके ये तो उनका अपनी एक एजेंडे के ऊपर जो होगा, जिस वक्त ये टेबल पे बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें वो अपनी छोड़ेंगे, कुछ चीजें ये भी अपनी छोड़ेंगे, तब जाके कहीं किसी एक नतीजे पे पहुंचे। चले राना साहब, टेबल पे कब बैठेंगे आप लोग? इस बात पे हो जाएगा एजेंडे में ये शामिल नहीं होगा और ये चीज शामिल होगी, फिर ये बात चलेगी नहीं। ठीक है राना एहसान साहब, फिर बात तो चलेगी, शुरू होगी, बल्कि वहां से जब आप लोग टेबल पे बैठेंगे, टेबल तक जाने में कितना टाइम लगेगा आप सबको? देखिए मेरे ख्याल से राना साहब ने जो है वो आज बॉल जो है वो पीटीआई के कोर्ट में दे दी है। अब जब ये पहल करेंगे तो मेरे ख्याल से बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन देखें मौक़िफ़ इन्होंने अभी डार साहब की बात की, हमारा ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था कि हमने तो इनको पहले भी संजरानी का जो है एरिया इनको कहा था कि आप उधर आ जाएं, वहाँ आप अपना धरना कर लें, जो मर्जी कर लें। इन्होंने तब भी हमारी जो एक कह लें कि जो पेशकश थी उसको रिजेक्ट किया और इन्होंने उसके बावजूद डी चौक जाने की जो है वो फैसला किया, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी ख़िलाफ़ था और जिसकी वजह से एक जो है वो नुकसान भी हुआ। पीटीआई के लोग भी जो हैं वो जाँ बहक हुए और पुलिस के और रेंजर्स के लोग भी शहीद हुए। तो ये बड़ा अफसोसनाक था कि पाकिस्तान की तारीख का पुरतशद्दुद तरीन इन्होंने मुजाहरा किया, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारा नुकसान रियासत को पहुंचाया, 150 पुलिस वाला जख्मी हो गया। तो उसके बाद अगर ये इन्होंने फिर जो फौरी बात की, जो बातचीत थी, वो ये थी इनकी कि अब हम सिविल नाफरमानी की कॉल देने जा रहे हैं और ये हमारी 2 शराइत हैं और अगर ये शराइत हमारी ना मानी गई तो फिर हम जो है वो मुल्क की मईशत के खिलाफ जो है वो जंग शुरू कर देंगे। तो ये ऐसे हुकूमत का ये पहले दिन से मौक़िफ़ था कि एक तो आपने 26 नवंबर को बहुत ज़्यादा नुकसान किया, पुरतशद्दुद थे आप, और फिर आपने उल्टा प्रोपोगेंडा किया, दुनिया भर में पाकिस्तान की साख खराब की, फिर आपने उसके बाद जो है वो सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी। तो इस तरह बातचीत धमकियों के साथ, और वो भी आपने सब कुछ किया सूबे के वसाइल के ऊपर, और सूबे को आपने पूरा उसकी ताकत और वसाइल इस्तेमाल करके ये सारा ड्रामा आपने किया। तो अब आप हमें और नई धमकियां दे रहे हैं, तो ये इन धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बहरहाल एक रास्ता इनको बता दिया है, अब ये इनकी मर्जी है कि वो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं या अभी भी डामाडोल आगे पीछे लेफ्ट राइट सेंटर यू टर्न ये करना चाहते हैं। तो वो तरीकाकार यही है कि आप मुज़ाकराती कमेटी अगर आपने अनाउंस कर दी है तो उसको कहें कि जो डायरी है या वो जो डायरेक्टरी होती है असेंबली की, उसमें से नंबर निकालें स्पीकर साहब का और उनको कॉल कर दें। जी अहमद वैसा मुस्कुरा भी रहे थे, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं वो राना साहब को भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, मैं मुस्कुरा नहीं रहा, इस बात से मुझे हो रहा है कि वो जाहिर है उनकी भी बहुत सारी मजबूरियां जिसके पेश नज़र वो ये
ये स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे जिस अंदाज में दी है, बात ये है कि वो मसला अभी आपने जो कहा कि वो वहाँ सिंगरानी के वहाँ चले जाते और टी चौक बिल्कुल दुरुस्त है, वो हो जाता तो बहुत अच्छा था, दुरुस्त है। लेकिन उसके अंदर वो मुझे इस बात पे आ रहा है कि दोनों कोई एक तरफ इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, और वो पॉलिटिकल स्ट्रगल में भी उसकी आगे की जो चलते जाएंगे। अगर कहें जंग सज्जा घसाई की बात करें, राणा साहब ने कहा कि दुनिया देख रही है, दुनिया ने तो बहुत कुछ देख लिया। दुनिया ने तो ये भी देखा कि ये पहला मुल्क है कि जहाँ पे इलेक्शन हार के लोग हुकूमत भी बना लेते हैं। वो छोड़े, बातें खत्म हो गई। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने तो जब बात की ना, उन्होंने साद डार साहब ने, उन्होंने तो इस हवाले से तो बात ही नहीं की। उन्होंने सीधा कहा कि जी 9 मई के लिए जब तक ये सारी माफिया नहीं खड़ी हो, बाकायदा हो कि इमरान खान माफिया नहीं मांगते हैं, तो जब तक हम बात करने को तैयार नहीं। ये हालात जब तक आप एक कैफियत जो है वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं करेंगे और उनको एक जिसे कहते हैं ना कि नेगोशिएशन ओरिएंटेड सेटअप जो है उसको क्रिएट नहीं करेंगे, तो बात आगे चलती नहीं है। यही मैग्नानिमिटी होती है असल में, देखने वाली बात। तो नहीं होगा तो क्या होगा, डेडलॉक तो आगे भी था, अब भी चलता रहेगा। ये स्टेज में सिचुएशन जो है, इसका नुकसान ऑपोजिशन में बैठी हुई है, वो लोग जेलों में हैं और रहेंगे जेलों में। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है, जो हुकूमत के जिस अंदाज में भी चल रही है, इसको संभालने के लिए, क्योंकि साइमल्टेनियसली जब पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो इस अंदाज की हो जाए और पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाता है, तो फिर कोई भी आप जितना भी जोर लगा लें, आप बाहर से लोग आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे यहाँ पर, और हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता रहेगा। और कभी किसी ने, आपने देखा जितनी जो सूरत हाल हो रही है, कभी किसी ने वो 55% जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसका मुतालिक सोचा? वो भी इंसान है ना, उनके भी यही सुकून है, उनके भी शरियानों के अंदर, वो भी जज्बात रखते हैं अपने बच्चों के लिए। और वो इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त कम से कम 12-13 करोड़ के लोग, उनकी अब तादाद बढ़ चुकी है। जब तक, लेकिन किसी एक दफा ये हुकूमत बनने के बाद से बजट सेशन आया, किसी ने आज तक उनके हालात को बदलने के लिए, उनके स्टेटस ऑफ लाइफ को अपहोल्ड करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, उनकी कंडीशंस, लाइफ की कंडीशंस को बेहतर करने के लिए कोई एक लफ्ज किसी के मुंह से नहीं निकला। हम अपने आप को स्टेक होल्डर बना के, स्टेक होल्डर अभी पंजाब असेंबली में तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। अब देखें तो कैसे कैसे आपने देखा है, अभी पंजाब असेंबली की तनख्वाहें देखें इसी तरह से। तो ये अब ये यहाँ पे तो अगर हम कहें कि खिदमतगार हैं और मफाद आमा के को मद्देनजर रख के हम ये कोई काम करें, आवाम के मफाद को मद्देनजर रखें, तो जब तक वो, आप अगर बहुत पीछे चले जाएं तो आप इस्लामिक हिस्ट्री में भी देखेंगे कि जब तक वो कोई आदमी अगर भूखा है, तो वो खलीफा वक्त जो था, जो अच्छे अंदाज से खुलफा राशिदीन के ज़माने में, तो वो उनको चैन नहीं होता था। ये सेंसिटिविटी जो है अगर पॉलिटिशियन के अंदर नहीं होगी ना, तो कभी हम उन बुरे लोगों के जो बुरे हालात से गुजर रहे हैं, उनके हालात को सुधरने के लिए, सुधारने के लिए हम कुछ भी ना कर सकेंगे। ये बहुत जरूरी है ये चीज़। आप सर खुलफा राशिदीन की एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ अगर कोई ज़कात का निज़ाम ही बेहतर हो जाए, लोग ज़कात ही देनी शुरू कर दें टाइम पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भूखा सोएगा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे का एहसास ही नहीं किया जाता। आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं इसी में कहूँगा कि आज तक खुलफा राशिदीन के एग्जाम्पल पे अगर अमल किया जाए, सियासत को इबादत समझ के किया जाए, तो क्या ही कमाल बात हो। एक सेकंड, मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, कुरान शरीफ में जितना जिक्र नमाज का आया, उसी के साथ ज़कात का आया, और नमाज कायम करो और ज़कात दे। इसलिए सोसाइटी को, इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कोड ऑफ लाइफ देता है, तो सोसाइटी को एड्रेस करता है। सोसाइटी में हर किस्म के लोग होते हैं, जो नीचे के तबके के लोगों को बेहतर बनाने के लिए ये ज़कात का इतना खूबसूरत निज़ाम है। लेकिन आज तक किसी इस्लामी मुल्क को ये तौफीक नहीं हुई है। पाकिस्तान की बात नहीं करता मैं, सब जगह हम बड़े बड़े आसूदा हालत में रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ज़कात का निज़ाम को, उसका जो इज्तिहाद की ज़रूरत थी,
कि आज के मॉडर्न ज़माने में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसके मुतालिक हमें डेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, इसका निज़ाम बनाना चाहिए था। और आप देखते हैं ये निज़ाम हो जाता है, ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो वेस्ट का है ना, उससे 100 दर्जे अच्छा है ये, अगर ये इम्प्लीमेंट कर ले, इम्प्लीमेंट हो जाए तो। ठीक है जी, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राना एहसान अफजल और अहमद उवैस मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। राना एहसान साहब, इम्प्लीमेंटेशन तो सबसे मुश्किल काम हो जाता है हमारे यहाँ, कवानीन भी होते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा होता। अच्छा राना साहब, दूसरा ये कि अगर मुज़ाकरात अभी स्टार्ट में डेडलॉक का शिकार हो जाए तो फिर आगे कहाँ से शुरू होगी, कहाँ जाके रुकेगी? ये देखें, हुकूमत तो अपना किरदार हर लिहाज से अदा कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह जो सर आपने किरदार ये अदा किया कि आपने बड़ा स्मार्टली बॉल इनके कोर्ट में फेंक दी, ऑपोजिशन। ये क्या करें मुझे बताएं, वाकई वो कह रहे हैं आप लोग पहल करें। नहीं देखें, बात ये कि ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं ना, यानी आप लोग नहीं चाहते कि मामला आगे बढ़े, बेहतर हो? नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं, देखें बिल्कुल हम चाहते हैं। और ये वज़ीर आज़म ने एपिक्स कमेटी में भी इसका जिक्र किया कि हमें धरना खेलना बंद कर देना चाहिए और मुल्क के मफाद के लिए काम करना चाहिए। फ्लोर ऑफ द हाउस में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अगर खान साहब को कोई मुश्किलात हैं तो डिस्कस करें, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखें, बात ये कि अब इनको बता दिया, अब इन्होंने अभी जो हमारी ऑफर संजरानी के बाद जो एक वायलेंट जो है वो पुरतशद्दद प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद सिविल नाफरमानी की कॉल दी जो कि फेल हो गई। तो अब ये आ जाएं, अब अगर इन्होंने बातचीत करनी है अब ये बताएं, राब्ता करें। और मेरे ख्याल से इसको अब बार बार हम कितनी दफ़ा दोहराएं कि अब हमने इनको एक रास्ता दिखा दिया, अगर वो रास्ता इन्होंने अपनाना है तो। अच्छा सर, ये माजी में राना साहब बताइएगा, शेर अफजल मरवत साहब ने एक इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा कि जी माजी में जो मुज़ाकरात हैं वो भी होते रहे हैं और बानी पीछे की 15-20 रोज़ में रिहाई तक बात आ गई थी। ये क्या मामला था, आपके इल्म में है ये बात? नहीं, हमारे इल्म में तो नहीं है। इनको उनकी पता नहीं किसके साथ ये मुज़ाकरात करते रहे जिन्होंने इनको कहा था कि खान साहब रिहा हो जाएंगे। और अगर ऐसी कोई ऑफर थी इनको तो क्यों नहीं हुए, इनको कबूल कर लेनी चाहिए थी। इन्होंने तो जो है वो अपनी फिर पैर पे और कुल्हाड़ी मारी कि ये जाके संजरानी की जगह चले गए डी चौक, और वहां जाके इन्होंने जो है वो इस्लामाबाद फतह करने की कोशिश की। जब बेलारूस के सदर आए थे उनको सलामी देने की कोशिश की और वो करते करते 150 पुलिस वाले जख्मी कर दिए। तो फिर तो इनकी पूरी अगर इनकी बात ठीक है मरवत साहब की, तो फिर तो कहने का मतलब ये कि ये तो फिर साजिश किसी ने पीटीआई वालों ने अपने साथ ही की है। और फिर तो इनको जो है वो जिसने भी साजिश इनके साथ की है तो वो तो इनको अंदर से बंदा ढूंढना पड़ेगा और उससे ये पूछना पड़ेगा कि भैया खान साहब रिहा हो रहे थे और आपने खान साहब को रिहा होने के बजाय आपने फिर हमारे पे ऐसा इकदाम किया कि जो रियासत के खिलाफ था और हमारे पे अब पर्चे हो रहे हैं और खान साहब के ऊपर भी पर्चे हो गए। तो ये तो इनको अब खुद अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। अगर वाकई इनकी बात सच्ची है कि खान साहब रिहाई तक पहुंच गए थे तो फिर तो किसी ने अंदर से ही पीटीआई के सैबोटाज कर दिया सारा कुछ। जी अहमद उवैस साहब, देखिए ये तो मैं राना साहब जिस अंदाज की बात कर रहे हैं इस वक्त भी, मैं यही कहूँगा कि तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। क्या इस तरह से हम कहें कि जी वो मुज़ाकरात शुरू करने के लिए क्या ये हालात ऐसे क्रिएट किए जाते हैं कि जी वहाँ पे ये हो गया और फलां ये हो गया। आप इस तरह गिनाने लगे, अगर स्कोर विनिंग पे आ जाए तो 100 बातें मैं भी करूँगा, 100 बातें आप भी करेंगे, बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों को ये तो थॉटफुल अंदाज के अंदर डेलिब्रेशंस की ज़रूरत है कि जो कुछ हो चुका है बहुत गलत हो चुका है और किसी एक तरफ से नहीं हुआ, ये बहुत गलत तो दोनों तरफ से हुआ होगा ना। क्योंकि अगर आप फिर इलेक्शन हो जाते हैं तो शायद तो हालात ही और मुख्तलिफ होते, इलेक्शन में रिग ना होती तो कुछ और हालात हो जाते। शहबाज शरीफ साहब अगर जो है वो कह रहे थे कि जी मैम हालात मुल्क के बड़े ख़राब है, इकॉनमी ख़राब है, मैंने तनख्वाह नहीं ले रहा, मैं तो बिल्कुल बगैर तनख्वाह के काम करूँगा, लेकिन उन्हीं के बेटे और उन्हीं की फैमिली जो IBP के 28% शेयर्स जो है वो अरबों रुपए वो लेके बढ़ा के चले गए। जब ये अंदाज होगा तो ये मुल्क का सत्यानाश नहीं होगा तो क्या होगा? फिर कहते हैं कि जी ये गलत कर रहे हैं, ये तब मामला बहुत खराब हो जाएंगे। अगर आज इसको हमने हार्नेस ना किया, आज इसको हमने लगाम ना डाली हालात को, तो ये हालात हाथ से निकल जाएंगे, सबके इतने खतरनाक हो जाएंगे। बहरहाल ये आपकी सोच है
और हुकूमत की सोच है, आपकी सोच नहीं है, बल्कि हुकूमत की सोच ऐसी है। अच्छा मौलाना साहब जो नाराज हैं मदारिस एक्ट, जी जी राना साहब, मौलाना साहब की नाराज़ी भी आपके सामने है। पीपल्स पार्टी भी बड़े तनकीद कर रही है खुलकर, पीपल्स पार्टी का लहजा बदलता जा रहा है। आज गवर्नर पंजाब ने सूबाई ज़रूरी टैक्स की मुखालफत की है, ये मामला भी। उसके बाद मौलाना साहब भी नाराज़ हैं, इधर से ये लोग पहले आपसे नाराज़ हैं, इत्तेहादी नाराज़ हो रहे हों। साथ साथ आपने वो खालिद मकबूल सदीकी साहब ने भी साफ साफ कह दिया कि हुकूमतों का साथ छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। तो इत्तेहादी नाराज़ हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी नाराज़ है, MKM भी गिले शिकवे कर रही है, मौलाना साहब अलग से नाराज़ हैं, ये PTI वाले जो हैं ये आपसे संभल नहीं रहे हैं। तो हुकूमत अपने आप को नहीं मुश्किल में देख रही? ये देखें, अगर मौलाना साहब की बात करें तो मौलाना साहब का साथ जो है वो हुकूमत ने भरपूर तरीके से दिया। और लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जब हुकूमत उजलत इख्तियार कर रही थी, उजलत से काम कर रही थी, तो मौलाना साहब का ये मौक़िफ़ था कि हमें कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए और अपोजिशन जमातों से भी इंगेज करना चाहिए। और उनके कहने पे स्पेशल पार्लिमानी कमेटी बनी जिसके अंदर डिटेल से इन मामलात को देखा गया। उस वक्त मदारिस बिल के ऊपर कोई स्पेशल कमेटी नहीं बनी थी जिसने डिटेल से मदारिस बिल को भी देखा हो कि उसका क्या करना है। उसको भी उजलत से ये फैसला कर लिया गया कि पास कर देंगे इस अजम्पशन पे कि इसके ऊपर कंसेंसस है उलमाए कराम का। लेकिन जब वो बिल पास हो गया दोनों हाउसेस से और सदर साहब ने कोई लीगल उस पर आवाज़ उठाई, तो उसके साथ साथ मुख्तलिफ उलमा कराम और मदारिस ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि भाई हमने तो जो मुआहदा किया था 2019 लेकिन राना साहब मैं माजरत के साथ कहूँगी, पार्लिमान बड़ा एक मुकद्दस इदारा है, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ, बड़ी माजरत के साथ मैं कहूँगी, क्या इसको उजलत कहेंगे? ये तो गफलत नहीं हो गई, मतलब पास भी हो गया और उसके बाद मेरे ख्याल से ये अजम्पशन थी कि इस पे कंसेंसस है। ये हमारा ख्याल था कि मौलाना साहब जब इस बिल को पास करा रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि ये ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने उलमाए कराम से और सारे मदारिस से ओपिनियन और कंसेंसस बिल्डिंग कर ली है। लेकिन जब वो बिल पास हो गए, अभी भी बिल ही है, वो एक्ट नहीं बना, तो सदर साहब ने कुछ एतराज़ात लगा के उसको जब वापस किया, तो उस वक्त जब उलमाए कराम ने मुख्तलिफ जो मदारिस रन करते हैं उनकी काउंसिल्स ने और उनके बोर्ड्स ने एतराज़ किया कि भाई जो मुआहदा था 2019 का उसके वो तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और हमने तो मदारिस भी रजिस्टर करा लिए हैं, हमारे अकाउंट्स भी खुल गए हैं, हमें तो बच्चों को वीज़े भी मिल रहे हैं, वो बाहर जाके अपनी तालीम भी हासिल कर सकते हैं हमारे मदारिस के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो फिर ये बात बनी कि आप कंसेंसस बिल्डिंग कर लें, तो ये मामला है सारा। लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं कि अब ये एक्ट बन चुका है, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ये देखें, एक्ट तो नहीं बना, आज लॉ मिनिस्टर ने भी इसको क्लियर किया कि अब जब प्रेसिडेंट उसको साइन ऑफ ना करें, उस पर दस्तखत ना करें बिल के ऊपर, तो फिर वो जॉइंट सेशन में पेश होता है। और अगर फिर जॉइंट सेशन भी उसको पास कर दे और फिर भी सदर साहब ना उसको अप्रूव करें, तो फिर वो बिल बन जाता है, अब वो एक्ट बन जाता है। फिर वो जो है लेकिन राना साहब आपको आगे का स्टेटस भी पता है ना, चले आपने ये तो बता दिया यहाँ तक, लेकिन आगे जो मौलाना साहब क्या कह रहे हैं कि जिसमें कोई तरमीम किसी किस्म की एक्सेप्टेबल नहीं होगी और इसको दोबारा लाना पार्लियामान में ये भी बड़ा गैर आईनी होगा, और वो तो सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ मेरे ख्याल से जो मौलाना साहब आप लोग कैसे डील करेंगे, इधर PTI वाले उधर मौलाना साहब, ये इकट्ठे भी अगर हो गए तो? देखिए, बात ये कि ये हमारी कोई जिद नहीं है इसमें, हम मौलाना साहब का आज भी साथ दे रहे हैं और हमें देना चाहिए है। लेकिन बात ये कि जिनके लिए आप बिल और कानून साजी कर रहे हैं उनसे तो पूछ लेना, या उन पे आपने ऐसा जो है वो बिल नाफिज करना है जो वो तस्लीम जो वो समझते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो हमारी जिद नहीं है ये वो जो 18,000 मदारिस हैं जिसमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मामला ठीक चल रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर ली है, अकाउंट खोल ली है, उनका मौक़िफ़ है, हमारा मौक़िफ़ नहीं है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि कंसेंसस के साथ आगे बढ़े। तो अब ये मामला जो है कि हुकूमत का मौलाना साहब, हमने तो रेगुलेट करने, हम रेगुलेट उसको इंडस्ट्रीज के थ्रू कर लें या एजुकेशन के थ्रू कर लें, तो हमारा मकासद तो। लेकिन जो लोग स्टेक होल्डर हैं उनका सवाल उठता है, उनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब ऐसा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आपका लास्ट कमेंट भी ये होगा, मतलब आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, प्लीज लास्ट कमेंट भी इसमें ऐड कर। जी, मैं इसमें अर्ज करना चाह रहा था, देखिए अभी ये तो गुफ्तगू कर रहे हैं, देखिए
ये जो है ना ऑपोजिशन और जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं उनके पास तो वो डिटेल्स, वो इंफॉर्मेशन का वो सिस्टम नहीं होता। लेकिन जब लेजिस्लेशन करनी होती है, पार्लियामेंट इन सेशन होती है, तो हर बिल के ऊपर पूरी डेलिब्रेशन, पूरा उसका पूरा एक निज़ाम होता है और पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो पूरी तहकीक करके वो ला के रखते हैं। ये कह देना कि जी वो पार्लियामेंट में एक सेशन यानी नेशनल असेंबली और फिर सेनेट में भी पास हो गया और इस असम्पशन के ऊपर ही, इस मफरूजे के ऊपर ही कि सब ठीक है, और बाद में पता लगा कि ये ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा एटीट्यूड तो फिर लाहौर के क्रॉस दी बॉर्डर वाले हजरात से हम तो उस अंदाज में चल रहे हैं। फिर ये कोई इस तरह हुकूमतें तो नहीं चलती हैं। अब मौलाना को कभी उनको ग्रीवेंस ना होती अगर ये बात उनसे पहले, लेकिन क्योंकि उस वक्त पहले आपने वो जो है अमेंडमेंट का बिल जो है उसको पास करवाना था, उस वक्त उनसे कमिटमेंट कर ली और उस कमिटमेंट के पेश नजर ये पास करवा दिया और बाद में वो जो है वो एतराज लग के वापस आ गया। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ प्लानिंग। और जो उलमा एतराज कर रहे हैं वो तो सरकारी जो सरकारी लाइन के जो उलमा हैं सिर्फ उनको एतराज है, और तो एतराज किसी को नहीं है इसके ऊपर। ठीक है जी, इस्लाम को चलें जी, ठीक है। वक्त की कमी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। लेने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।